हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य, जिसमें हम लोग बाबर के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को हुमायूं के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि बाबर के कुल 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं और यह बाबर का सबसे प्रिय पुत्र भी था। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो बाबर थे उनके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, असगरी, हिंदाल। ठीक है। हुमायूं की माता का नाम था माहम सुल्ताना, इन्हें माहम बेगम भी कहा जाता है। कामरान और असगरी की माता का नाम था गुलरुख बेगम। जबकि हिंदाल की जो माता थी उनका नाम था दिलदार अगाची। ठीक, अब हुआ क्या। अच्छा चलिए इनके जन्म वगैरह के बारे में लिखे ले रहा है। तो हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508। कहां पर? काबुल में। ठीक, इनका अगर पूरा नाम कहा जाए, पूरा नाम तो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक, अब हुआ क्या कि जो बाबर थे वो हुमायूं की शिक्षा और दीक्षा पर इतना ज्यादा विशेष ध्यान नहीं रख सके, इसलिए इन्होंने हुमायूं की शिक्षा का जिम्मा इनके एक कह सकते आप सूफी थे जिनका नाम था एलियाज, उनको सौंपा था। तो जो हुमायूं थे उनकी शिक्षा का दायित्व किस पर सौंपा था? एलियाज पर। ठीक, और जो हुमायूं थे वो बाबर के काल में ही मात्र 12 वर्ष की आयु में सबसे पहले बदख्शां के सूबेदार बने थे। कहां के? बदख्शां के। तो हुमायूं क्या हुए? 12 वर्ष की आयु में कहां के सूबेदार बने? बदख्शां के सूबेदार बने। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, बाबर का एक मंत्री था निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा, वो चाहता था मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अपने हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठे। तो ये बात और लिखे ले रहा है कि अच्छा चलिए आगे देखते हैं। तो इतनी बातें समझ में आई। ये वो सारे फैक्ट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। हुमायूं की माता का नाम, कामरान असगरी की माता का नाम, हिंदाल की माता का नाम, जन्म, पूरा नाम, ये सारी चीजें आपकी पूछी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा जो थे वो मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बिठाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हुमायूं हिंदुस्तान के बादशाह बने। लेकिन बादशाह बनते ही इन्होंने कई भूलें की। ठीक, तो देखते हैं क्या हुआ। यहां पे वो बिंदु लिखे दे रहा है कि बाबर की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री, क्या नाम था? निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा किसको गद्दी पर बैठाना चाहते थे? मेहंदी ख्वाजा को। मेहंदी ख्वाजा को बादशाह, ऐसा लिख सकते, बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हिंदुस्तान का बादशाह कौन बना? हुमायूं। अच्छा, जब बाबर की मृत्यु हो रही थी तो बाबर ने हुमायूं से ये कहा था कि अपने भाइयों से मिलजुल कर रहना और उन्हें अपने जैसा ही ये कभी महसूस नहीं होने देना कि हुमायूं तुम एक सुल्तान हो, बादशाह हो और हम तुमसे अलग हैं। लेकिन ये बात हुमायूं ने दूसरे तरीके से ले ली और सबसे बड़ी गलती कर दी। हुमायूं ने क्या किया? बाबर की मृत्यु के बाद अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। हालांकि ये हुमायूं ने अच्छा किया था, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव पड़े आगे। ठीक, तो देखिए क्या होता है। हुमायूं ने क्या किया,
अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, और ये इनकी पहली भूल थी। एक इतिहासकार हुए हैं, इतिहासकार लेनपून ने हुमायूं के बारे में कहा है, जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो इन्होंने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। तो पहली भूल थी उसकी साम्राज्य का बंटवारा। अच्छा, भूल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जब साम्राज्य एक बादशाह के अंडर में रहेगा तो प्रशासन कुछ अच्छे तरीके से कर पाएंगे, लेकिन अगर साम्राज्य को डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। तो ये सबसे बड़ी भूल थी। तो अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया किन में? अपने भाइयों में। क्या क्या मिला? कामरान को इन्होंने काबुल और कांधार का क्षेत्र दिया। असगरी को इन्होंने संभल का क्षेत्र दिया, और हिंदाल को इन्होंने मेवात जो वर्तमान अलवर है उसी का पुराना नाम है मेवात, ऐसा लिख सकते अलवर। ठीक है, तो हुमायूं की पहली भूल थी कि उन्होंने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। अच्छा, क्या हुआ? जैसे ही हुमायूं ने बंटवारा किया तो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई कामरान को। कामरान ने ये कहा कि भाई मेन जो जगह है, जैसे दिल्ली हो गई, आगरा और पंजाब, ये हुमायूं ने अपने पास रखे थे। तो कामरान ने कहा कि छोटी छोटी जागीरें हमें दे दी, और जो मेन है जगह वो आपने रखी है। तो जब ज्यादा नहीं माने कामरान तो हुमायूं ने इन्हें पंजाब का भी क्षेत्र दे दिया। लेकिन कामरान आगे चलकर भी हुमायूं को समस्या देंगे, ये हुमायूं के प्रति विद्रोह भी कर देते हैं। तो इतनी बात समझ में आई, जो इनके प्रारंभिक बिंदु थे वो आपको समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गई इनकी पहली भूल। अब क्या होता है, सुल्तान बनते ही हुमायूं अपना पहला अभियान करते हैं कलिंजर अपने बुंदेलखंड में बांदा के पास पड़ता है, केन नदी निकली जहां से। तो इन्होंने कलिंजर का घेरा डाला, और वहां के जो राजा थे वो थे प्रताप रुद्रदेव। तो आइए देखते हैं। ठीक, हुमायूं कलिंजर का घेरा 1531। ठीक है, ये यहां से अब खत्म कर दी। ठीक, यहां के राजा कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। चलिए, तो कलिंजर का घेरा तो इन्होंने डाल लिया, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने एक छोटी सी संधि कर ली और वापस चले आए। वाकई में हुमायूं क्या थे, एक काम कोई पूरा नहीं करते थे। इन्हें ये लगता था कि चलो जैसे कोई काम कर रहे हैं, उसी समय अगर इन्हें कोई दूसरा काम दिख जाता था तो ये पुराना वाला काम छोड़ के नए काम की तरफ बढ़ जाते थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो कलिंजर का घेरा 1531 में डाला, और प्रताप रुद्र के साथ इन्होंने छोटी सी संधि की। संधि के तहत इन्होंने कुछ यहां से धन लिया था बस। अगर ये चाहते तो पूरे कलिंजर को भी जीत सकते थे। कलिंजर के बाद इनका हुआ था दोहरिया का युद्ध, जो कि हुआ था महमूद लोदी के साथ। तो दोहरिया का युद्ध 1532, ये किसके साथ हुआ था? महमूद लोदी। ठीक, इसके बाद क्या होता है, हुमायूं ने अपनी बहुत बड़ी मुगल सेना थी, उस मुगल सेना के बल पर और भी आसपास के कई क्षेत्र जीत लिए थे। अब ये आगे बढ़ेंगे तो डालेंगे चुनार का घेरा, ये डालेंगे 1532 में। चुनार का स्वामी कौन था? शेर खां। इनके साथ भी इन्होंने क्या की थी? संधि। और यही शेर खां आगे चलकर इन्हें चौसा के युद्ध में हराकर पूरे भारत का सुल्तान बन जाता है, बादशाह बन जाता है। यही शेर खां आगे चल के शेरशाह सूरी कहलाएगा। तो अगर ये यहीं पर चुनार का घेरा डालकर शेर खां को बुरी तरह परास्त करते, संधि नहीं करते, तो तस्वीर कुछ और ही होती। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से क्या है, हुमायूं बहुत सारी जगह जीतते चले आ रहे, कई जगह संधि की करते जा रहा है। इस समय गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह।
क्या नाम था? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह था क्या था? गुजरात, मालवा ऊपर जीतते हुए चला जा रहा था राजस्थान में, और ये पहुंचा आपके चित्तौड़। उस समय चित्तौड़ की जो राजमाता थी वो थी कर्णवती। ठीक, तो राजमाता कर्णवती ने हुमायूं के पास, हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है कि हुमायूं के पास कर्णवती ने क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। तो बहादुर शाह क्या है? बहुत बड़ा एक बादशाह कहा जाएगा दक्षिण से, गुजरात से जाने वाला। तो उसके खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं थी कर्णवती में, तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और मदद मांगी। हुमायूं तो मदद करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, मौलाना जो होते हैं उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप एक काफिर की मदद करेंगे एक मुसलमान के खिलाफ? तो क्या हुआ, हुमायूं कुछ देर के लिए रुक गए थे, एक्चुअल टाइम में नहीं गए थे। जिस समय उन्हें जाना चाहिए था बहादुर शाह के खिलाफ कर्णवती के पास, उस समय नहीं गए, और बहादुर शाह ने पूरे चित्तौड़ को तहस नहस कर दिया। इसके बाद फिर पहुंचे थे आपके हुमायूं। तो आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। ये हो गया कलिंजर का घेरा 1531। प्रश्न देखिए, हम आपको बता देते हैं कलिंजर का घेरा हुमायूं ने किसके खिलाफ डाला था? प्रताप रुद्र के देव। दोहरिया का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? महमूद लोदी के खिलाफ। और चुनार का घेरा पहली बार कब डाला था इन्होंने शेर खां के लिए? 1532। आगे चल के फिर से चुनार का घेरा डालेंगे ये 1537 में, इसलिए ये प्रश्न पहली बार के रूप में पूछा गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे बहादुर शाह चित्तौड़ को तहस नहस करेंगे, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, यहां पे लिखेंगे गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेरा। दूसरा बिंदु, चित्तौड़ की राजमाता कर्णवती ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी, लेकिन मौलानाओं के कहने पर हुमायूं जानबूझकर देर से पहुंचे। ठीक, देर से पहुंचे और ये चित्तौड़ पूरी तरह तहस नहस हो गया था। इसी समय इतिहासकार लेनपूल, ये कौन थे? इतिहासकार। इसी घटना को लेकर इतिहासकार लेनपूल का एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने ये कहा था कि मालवा और चित्तौड़ जो हैं वो हुमायूं के लिए पके फल के समान थे, जिन्हें हुमायूं ने अपने हाथ से निकल जाने दिया। अगर हुमायूं यहाँ समय पर आ जाते तो वो बहादुर शाह को हराकर ये जो राजपूताना था इनकी नजर में अच्छा बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इतिहासकार लेनपूल ने इस समय क्या कहा था? हुमायूं के लिए मालवा यानी मध्य प्रदेश भी इनके हाथ से चला गया था। मालवा तथा चित्तौड़ पके फलों के समान थे, जिन्हें हुमायूं ने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, अब क्या है, चित्तौड़ ये हुआ था आपका 1534 में। ठीक, अब इसके बाद क्या है, जो आपके हो गए, ठीक है, हाँ, जो क्या कह सकते, कहाँ गए वो, गुजरात के, हाँ, बहादुर शाह। जो बहादुर शाह थे यहां से चित्तौड़ को तहस नहस करने के बाद आगे बढ़ते चले जा रहे थे, ये बंगाल की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक, तो इसी के आगे चित्तौड़ के बाद फिर से एक बार आपके हुमायूं पहुंचते हैं चुनार पर। चुनार का एक बार फिर से घेरा डालते हैं, किनके खिलाफ? आपके शेर खां के खिलाफ। ठीक, तो आइए देखते हैं, समझ में आया ये? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ को तहस नहस किया। इसी समय इतिहासकार लेनपूल का ये स्टेटमेंट आया था। इसके बाद फिर से चुनार का घेरा डालेंगे आपके हुमायूं।
चुनार का घेरा, ये डाला था 1537। अच्छा, पुनः हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला और घेरा डाल के चुनार के आसपास बैठ गए। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, 3, 4, 6 महीने हो गए। इन्होंने देखा कि चुनार के किले से कोई बाहर ही नहीं आ रहा। इन्हें ये लग रहा था शुरुआत में कि इन लोगों को पता चल गया है तो ये लोग अंदर छिप गए, लेकिन ऐसा नहीं था। चुनार के स्वामी शेरखा नीचे ही कहीं ना किसी गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए और 6 महीने बाद इन्हें पता चला कि किले में कोई है ही नहीं। ठीक है, और आगे चल के शेरखा बंगाल और बिहार को जीतते हुए इनकी जो जीती हुई जागीर थी उनको तहस नहस कर रहे थे। तो चुनार के घेरा में क्या हुआ, शेरखा बाहर निकले, बंगाल को तहस नहस करके आगे बढ़े। जब हुमायूं को पता चला कि जो शेरखा है वो बंगाल पहुंच चुके हैं तो हुमायूं भी उनके पीछे बंगाल पहुंचे और बंगाल पहुंचने के बाद जो जगह तहस नहस हुई थी उस जगह को इन्होंने एक नया नाम दिया जन्नताबाद और उसे फिर से डेवलप्ड किया। तो यहां पर क्या किया, हुमायूं ने बंगाल पहुंचकर तहस नहस हुई जगह को एक नया नाम दिया। क्या दिया था, जन्नताबाद। ठीक, अब देखिए, अब यहां तक तो ठीक था। इसके आगे क्या हुआ, जो शेरखा हैं वो लगातार हुमायूं को परेशान कर रहा था, कभी इधर पहुंचकर कभी उधर पहुंचकर। अब शेर खां के साथ हुमायूं का पहला बड़ा युद्ध होने वाला है जिसको हम लोग कहते हैं चौसा का युद्ध। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ 2 बड़े युद्ध होते हैं, एक चौसा का युद्ध होता है आपका और दूसरा होता है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। तो आइए देखते हैं। ठीक, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 किन किन के बीच, हुमायूं तथा शेर खां के बीच। चलिए देखिए ये हुआ क्या था। यहां पे 2 नदियां थी चौसा में, एक थी आपकी गंगा और एक थी आपकी कर्मनाशा नदी। तो हुआ क्या, जो आपकी हुमायूं की सेना थी वो यहां पे टेंट लगा के बीच में, ठीक यहां पे रह गई और जो आपके शेर खां थे उनको यहां से आना था। तो देखिए हुआ क्या, गंगा और कर्मनाशा के बीच जहां पर हुमायूं की सेना थी वो निचला स्थान था। कैसा था, निचला स्थान। तो यहां पर शेर खां ने एक चाल चली। शेर खां ने क्या किया कि हुमायूं पर हमला नहीं किया और उसे ये आश्वासन देता रहा कि कुछ समय बाद हम संधि कर लेंगे। वो इंतजार कर रहा था कि बरसात आए और ऐसा ही हुआ। जोरदार बारिश हुई और इन नदियों में आ गई बाढ़। 1 से 1.5 महीने के बीत जाने के बाद जब संधि नहीं हुई तो बाढ़ आ गई। अच्छा, यहाँ पर हुमायूं कोई प्रबंध नहीं किए था बरसात का, बाढ़ आई और जो पूरी मुगल सेना थी उनका रसद था, उनका जो कह सकते कि तोपें वगैरह थी या जो भी चीज थी वो सारे डूब गए और इसी समय शेर खां ने इन पर हमला कर दिया। तो पूरी मुगल सेना बुरी तरह हार गई और जो आपके हुमायूं थे, हुमायूं वो घोड़े सहित कर्मनाशा नदी में कूदे। ठीक, इस कर्मनाशा नदी में कूदे। इस समय कर्मनाशा नदी में इनकी जान बचाई थी एक भिस्ती ने। तो हुमायूं की जान किसने बचाई थी, निजाम नाम के एक भिस्ती ने। ठीक, तो यहां से हुमायूं जैसे तैसे इस निजाम नाम के भिस्ती की वजह से बच निकले। हुमायूं ने क्या किया, इस भिस्ती ने इसकी जान बचाई थी तो हुमायूं ने निजाम को 1 दिन का दिल्ली का सुल्तान बनाया था। क्या बनाया था, 1 दिन का
बादशाह। और एक दिन का बादशाह बनने के उपलक्ष्य में जो निजाम था उसने चलवाए थे चमड़े के सिक्के। क्या चलवा दिए? चमड़े के सिक्के। ठीक, तो देखिए यहां पे दो प्रश्न पूछे गए। एक ये प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में चमड़े के सिक्के किसने चलवाए थे, तो वो चलवाए थे एमबीटी ने। और अगर मुगल काल में बात की जाए तो वो एक दिन के जो बादशाह बने थे निजाम, उन्होंने एक ही दिन में चमड़े के सिक्के जारी करवा दिए थे। ठीक है, तो ये थी आपकी घटना कौन से? चौसा के युद्ध थी, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह हार हुई। इसी युद्ध के बाद क्या हुआ? शेर खां ने अपना नाम क्या किया? शेर शाह। ठीक, इन्होंने क्या किया? खुतबा पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के चलवाए। यानी ये जो युद्ध था ये शेर खां के या शेरशाह सूरी के बादशाह बनने का एक कह सकते हैं बहुत बड़ा पायदान था। ठीक, इसके बाद इनका एक जो अगला युद्ध होगा जिसको हम कहते हैं कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, वो निर्णायक युद्ध होगा। यहां से शेरशाह सूरी समझ गए थे कि अब हम ही बादशाह होंगे। यहां से हुमायूं हारने के बाद जैसे तैसे अपने दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली पहुंचने के बाद उसे फिर पता चला कि शेर खां दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो वो दिल्ली से निकलकर कहां पहुंचता है? कन्नौज, और वहां पर होता है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। तो ये बात समझ में आई आपको? यहां से प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ? हुमायूं शेर खां के बीच कब हुआ? हुमायूं की जान किसने बचाई थी? किस नदी में कूदे थे? ये सारी बातें। ठीक, अब हम लोगों को पढ़ना है कन्नौज का युद्ध, तो आइए देखते हैं। तो अब हम लोगों को पढ़ना है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540। ये भी आपका होता है गंगा नदी के तट पर। कहां पे हुआ? गंगा नदी। इस गंगा नदी में भी सेम कंडीशन थी। जो निचला स्थान था वहां पर हुमायूं के सैनिक आकर टेंट लगाकर रहने लगे, लेकिन इस बार हुमायूं चौकन्ना था। उसे पता था कि बरसात का समय है और बरसात भी होगी। ऐसा ही हुआ, बरसात शुरू हो गई। शाम के समय बरसात शुरू हुई, तो हुमायूं को पता था कि पिछली बार हम लोगों पर किसी भी समय हमला हो सकता है। पिछली बार ऐसा हुआ था। तो हुमायूं ने कहा पूरी मुगल सेना से कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा, रात भर कोई भी नहीं सोएगा। तो पूरी मुगल सेना रात भर ऐसे खड़ी रही पानी में। अब जब सुबह हुआ, बारिश कम हुई, तो सारी जो मुगल सेना थी उसने हुमायूं से कहा कि बादशाह अब ऐसा है कि अब युद्ध नहीं होगा, हम लोग रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा आराम कर लें। और जैसे ही ये आराम करने वाले थे, आपकी शेर खां की सेना ने हमला कर दिया। और इस युद्ध में हुमायूं इस तरह हारे कि उन्हें भारत से बाहर जाना पड़ा। तो ये युद्ध किन किन के बीच हुआ था? शेर खां और हुमायूं। ठीक, यहां पे लिख सकते इस युद्ध के बाद शेरशाह हिंदुस्तान का बादशाह बना। हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ा। ठीक, यहां से निर्वासित होने के बाद ये जाते हैं हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था सिया मीर बाबा अकबर जामी। ठीक, तो आइए देखते हैं इनके बाद क्या हुआ। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद हुमायूं जो है हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु सिया मीर बाबा अकबर जामी, जो कि सिंध में रहते थे, उनके यहाँ गए। और उनके यहाँ उन्होंने जो इनके गुरु थे सिया मीर बाबा अकबर जामी, उनकी पुत्री हमीदा बानो से विवाह किया, जिससे आगे चलकर अकबर जन्म लेते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां से हम लोग लिख सकते हुमायूं निर्वासित होकर हिंदाल
के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सिया मीर बाबा अकबर जामी के पास पहुँचे। यहीं पर इनकी पुत्री, यानी ऐसा लिख सकते, अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो से विवाह किया और इसी विवाह के फलस्वरूप 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। ठीक, ये जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। ठीक, जब अकबर का जन्म हुआ तो हुमायूं निर्वासित थे, उनके पास कुछ नहीं था। जैसे जो खबर सुनाने आते हैं इनके दास दासियां, उनको देने के लिए कुछ नहीं था, या अपने सरदारों में बांटने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास कस्तूरी थी जो कि मृग की नाभि में पाई जाती है, एक बहुत ही ज्यादा खुशबूदार पदार्थ होता है। तो इन्होंने उस कस्तूरी को अपने सरदारों को बांटा था और ये कहा था कि जिस प्रकार इस कस्तूरी की महक चारों तरफ फैल रही है, उसी प्रकार मेरे पुत्र अकबर का भी यश चारों तरफ फैलेगा। याद रखना ये स्टेटमेंट। ठीक, अब क्या हुआ, यहां से निर्वासित होकर कब निर्वासित हो गए थे? 1540 में हुमायूं निर्वासित। 1540 से लेके 1555 तक हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर रहना पड़ता है, यहां वहां भागना पड़ता है। ये अपने भाइयों से भी मदद मांगते हैं, कामरान वगैरह से भी मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। फिर 1555 में क्या होता है, जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, हुमायूं फिर से भारत में आने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं, एक सेकंड रुकना जरा। सॉरी। तो अब क्या हुआ, 1555 में हुमायूं ने शेरशाह की मृत्यु के बाद पुनः भारत आने के लिए फारस के शाह से मदद मांगी। ठीक, फारस के शाह से मदद मांगी और उसकी मदद से ये पुनः भारत आए। तो भारत में उस समय शेरशाह सूरी का पुत्र सिकंदर सूर राज कर रहा था। तो उसको पहले ये मच्छीवाड़ा का युद्ध आइए देख लेते हैं। तो इस मदद मांगी और इसके बाद क्या हुआ, हुमायूं ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर सूर को मच्छीवाड़ा तथा सरहिंद के युद्ध में हराकर पुनः हिंदुस्तान का बादशाह बना। ठीक, लेकिन ये बादशाहत हुमायूं की ज्यादा दिन नहीं चल सकी और 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं क्या है, अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहे थे, बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे, तो छड़ी के साथ उतर रहे थे और ये वहां से लड़खड़ाकर गिर गए और गिरने के तुरंत बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इसी समय स्टेटमेंट आया था इतिहासकार लेनपून का। तो क्या हुआ, 24 जनवरी 1556 को हुमायूं पुस्तकालय की
सीढ़ियों से गिरकर मर गए। पुस्तकालय, ये पुस्तकालय जो है एक नगर था, बसाया था इन्होंने, उसमें बनाया था। ठीक, दीन पनाह, दीन पनाह। ठीक है, ठीक। तो ये हो गए आपके हुमायूं के बारे में कुछ विशेष बातें। इसके अलावा कुछ और बातें जाने लेते हैं। जैसे हुमायूं को ज्योतिष का बड़ा ज्ञान था, ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखते थे। ये सप्ताह के 7 दिन में अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। हुमायूं के समय ही मुगल साम्राज्य में तुलादान की प्रथा शुरू हुई। तुलादान क्या होता है कि सुल्तान का या बादशाह का जिस दिन जन्म होता है उस समय एक तुला जो होती है उसके एक पल्ले में आपके बैठते हैं बादशाह और दूसरे पल्ले में उतना ही सोना चांदी तौला जाता है और उसको गरीब जनता को बांटा जाता है। हुमायूं के समय से ही मुगल काल में चित्रकला शुरू हो गई। तो आइए ये 2-3 पॉइंट और लिखते हैं। ठीक, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखते थे। इसी के अनुसार सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनते थे। इसी समय मुगल काल में चित्रकला का समय शुरू हुआ। तीसरा, हुमायूं ने ही तुलादान प्रथा शुरू की थी। ठीक, अच्छा वो स्टेटमेंट और लिखे लेते। इतिहासकार लेन पूल क्या कहते हैं? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मारा गया। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें थी आपकी हुमायूं के। अब क्या है, अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग जानेंगे शेर खां यानी शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि वो इन्हीं के समकालीन रहे, इनको समस्या दी। तो हुमायूं के बाद वैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए अकबर, लेकिन अकबर के पहले हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। इनसे जितने भी क्वेश्चन बने थे आज तक वो हमने आपको बता दिए। एक बार हम आपको बता देते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। हुमायूं का जन्म, हुमायूं के चारों भाइयों के नाम, हुमायूं की माता का नाम, हुमायूं का जो युद्ध हुआ था पहला उसके बारे में यानी कलिंजर के युद्ध के बारे में, चुनार का घेरा डाला था कब कब, इसके अलावा शेर खां के साथ इनका जो बड़ा युद्ध हुआ था, शेर खां ने किस युद्ध में शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी, इसके अलावा तुलादान प्रथा, ये ज्योतिष वाली बात, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। हाँ, हुमायूं बदख्शा का सूबेदार कब बना, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। आज के लिए इतना ही।